ईरान में इन दिनों बढ़ती महंगाई और आर्थिक संकट के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। हालात को नियंत्रित करने के लिए ईरानी सरकार ने इंटरनेट पर सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं। इस बीच ईरानी सरकार का दावा है कि इस प्रदर्शन में अमेरिका और इस्राएल की एजेंसियां भी शामिल हैं, जो देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रही हैं। पहले मोबाइल नेटवर्क और केबल इंटरनेट बंद किया गया और अब सैटेलाइट इंटरनेट भी सरकार के निशाने पर है। प्रदर्शनकारियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा भी इस बार सरकारी कार्रवाई से बच नहीं पाई है। ईरानी सरकार ने सूचना के आदान प्रदान को रोकने के लिए जिस रणनीति को अपनाया है उसे किल स्विच कहा जा रहा है, जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। इसका उद्देश्य केवल सामान्य इंटरनेट नहीं, बल्कि एलॉन मस्क की सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी को भी ठप करना है। दरअसल संकट के समय कई देश इंटरनेट सेवाएं बंद करते हैं, लेकिन ईरान का किल स्विच मॉडल ज्यादा व्यापक और तकनीकी आधार पर माना जा रहा है। तेहरान पहले ही मोबाइल टावरों और फाइबर नेटवर्क के जरिए मिलने वाली इंटरनेट सेवाओं को 3 दिनों से अधिक समय तक पूरी तरह बंद कर चुका है। जब प्रदर्शनकारियों ने सेंसरशिप से बचने के लिए स्पेस एक्स की स्टारलिंक सेवा का सहारा लिया, तब सरकार ने सीधे सैटेलाइट सिग्नल को ही टारगेट करना शुरू कर दिया। तकनीकी विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान स्टारलिंक को जाम करने के लिए मुख्य रूप से 2 तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। पहला तरीका है जीपीएस सिग्नल में बाधा डालना। स्टारलिंक के ग्राउंड टर्मिनल और सैटेलाइट आपस में जोड़ने के लिए सटीक लोकेशन डेटा पर निर्भर होते हैं। इसके लिए जीपीएस बेहद जरूरी है। ईरान जीपीएस सिग्नल में जानबूझकर गड़बड़ी पैदा कर रहा है, जिससे टर्मिनल सैटेलाइट की सही पहचान नहीं कर पाते और कनेक्शन टूट जाता है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। वे संभावित हमले की भी लगातार जानकारी दे रहे हैं। हालांकि क्या अमेरिका एक बार फिर से ईरान पर कोई अटैक करेगा, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन अमेरिकी उद्योगपति एलॉन मस्क लगातार अपनी सैटेलाइट सर्विस स्टारलिंक के सहारे ईरान में प्रदर्शनों को हवा देने में काम कर रहे हैं, ऐसा ईरान का आरोप है। ईरान का कहना है कि देश में लोगों को भड़काने के लिए स्टारलिंक का सहारा लिया जा रहा है, जिसके लिए हमें इसे रोकना जरूरी है। ईरान ने एलॉन मस्क की सैटेलाइट को रोकने के लिए कई तरीके अपनाए हैं, जिसमें दूसरा तरीका लो अर्थ ऑर्बिट की तकनीकी कमजोरी से जुड़ा है। स्टारलिंक के सैटेलाइट धरती से करीब 550 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद होते हैं। जैसे ही एक सैटेलाइट आगे बढ़ता है, यूजर टर्मिनल को अगले सैटेलाइट से जोड़ना पड़ता है। इस प्रक्रिया में एंटीना को चौड़े कोड से सिग्नल पकड़ना होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक विशेषज्ञों का कहना है कि इसी दौरान स्थानीय जैमिंग डिवाइस से सिग्नल में शोर यानी नॉइस पैदा कर दिया जाता है। इससे स्टारलिंक का डेटा ट्रांसफर बाधित हो जाता है और उसकी इंटरनेट सेवा भी वहीं पर ठप हो जाती है, क्योंकि सिग्नल सटीक और सही से मिल नहीं पाता। इस पूरी रणनीति के पीछे रूस की संभावित तकनीकी मदद की भी चर्चा है। यूक्रेन युद्ध के दौरान रूसी सेना भी स्टारलिंक को जाम करने की कोशिशें कर चुकी है। ईरान और रूस के बीच ड्रोन और मिसाइल तकनीक को लेकर पहले से सहयोग रहा है। ऐसे में जानकार मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से जुड़ी जानकारी और उपकरण ईरान तक पहुंचे हो सकते हैं। इसके अलावा ईरान ने इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन में शिकायत दर्ज करवाई है। ईरान का दावा है कि स्टारलिंक उसकी संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है और बिना अनुमति के देश के भीतर सेवा प्रदान कर रहा है। आपको बता दें कि रूस के अलावा चीन भी ईरान की भरपूर मदद कर रहा है। चीन की एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईरान अपने इस काम में कामयाब भी नजर आ रहा है। कुल मिलाकर ईरान का किल स्विच मॉडल यह दिखाता है कि आधुनिक दौर में सरकारें सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में मौजूद इंटरनेट नेटवर्क को भी नियंत्रित करने की क्षमता हासिल कर रही है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ईरान कहीं न कहीं अमेरिका को अब पटकनी देते हुए नजर आ रहा है। अमेरिका शुरू से खामेनेई के रिजीम को बदलना चाहता है। इसके लिए वो भरपूर कोशिश कर रहा है, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो या फिर खुद वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी सोशल मीडिया पर कोई नई धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में यह रणनीति वैश्विक इंटरनेट स्वतंत्रता को लेकर नई बहस जरूर छिड़ सकती है। आपका क्या कहना है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।
داستانی هم هستن که کارشون تخریبه. دیشب در تهران 12 दिनों की लड़ाई में हमारे लगभग 1000 नागरिक शहीद हुए, जिनमें जनरल, वैज्ञानिक, बुजुर्ग और आम लोग शामिल हैं। उसने स्वयं स्वीकार किया कि उसने आदेश दिया और युद्ध की कमान संभाली, यानी उसने मान लिया कि उसके हाथ ईरानियों के खून से रंगे हैं। جمهور آمریکا خوش میاد. फिर भी वही व्यक्ति ये दावा करता है कि वो ईरानी राष्ट्र का समर्थक है। कुछ कम अनुभवी, लापरवाह और बिना सोचे समझे लोग उसकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं और उसकी मर्जी के अनुसार काम करने लगते हैं। उसे खुश करने के लिए कूड़ेदानों में आग लगाते हैं और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। सबको ये जान लेना चाहिए कि इस्लामिक रिपब्लिक, जो लाखों ईमानदार लोगों के बलिदान से अस्तित्व में आया है, अपने विनाश चाहने वालों के सामने कभी पीछे नहीं हटेगा और भाड़े के विदेशियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। आप जो चाहें कहलाएं, लेकिन जब आप किसी विदेशी ताकत के लिए काम करते हैं तो राष्ट्र आपको अस्वीकार कर देता है और इस्लामी व्यवस्था भी आपको अस्वीकार करती है। कल रात तेहरान और देश के कुछ अन्य इलाकों में कुछ उपद्रवी सामने आए, जिन्होंने केवल अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए अपने ही देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। एक गैर जरूरी और उकसावे भरे बयान के बाद उन्होंने दावा किया कि अगर ईरान में ऐसा किया गया तो वो आकर उनका समर्थन करेगा। ये लोग उसी को खुश करना चाहते हैं, जबकि वो अपने ही देश को ठीक से नहीं चला सका। और उसके शासन में उसके अपने देश में कई गंभीर घटनाएं हुई। उसके हाथ 1000 से ज्यादा ईरानियों के खून से रंगे हैं। जो व्यक्ति अहंकार और घमंड के साथ पूरी दुनिया का न्यायाधीश बनने बैठा है, उसे याद रखना चाहिए कि इतिहास में फिरौन, नमरूद, रजा खान और मोहम्मद रजा जैसे अत्याचारी शासक अपने घमंड की चरम सीमा पर ही गिराए गए और यही अंजाम उसका भी होगा। मेरे प्रिय नौजवानों, अपने धर्म, अपनी राजनीतिक समझ, अपनी जागरूकता और तैयारी को बनाए रखो। देश की तरक्की के लिए गंभीर रहो और अपनी एकता बनाए रखो, क्योंकि एकजुट राष्ट्र हर दुश्मन पर विजय हासिल करता है। بابایی که با نخوت و غرور نشسته اونجا راجع به همه دنیا قضاوت میکنه، او هم بدانه